स्पेशल कार्यक्रम। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल में बहुत सारे बदलाव भारत ने देखे, यहाँ की जनता ने देखे, और इसीलिए हमारी कोशिश है सीधे उनसे बात करने की जो जनता से जुड़े रहते हैं, जो हमारे माननीय सांसद हैं और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको ये पता है कि आखिर देश में जो बदलाव आया है या 75 सालों में ये जो अमृत काल रहा भारत का, उस दौरान भारत ने क्या सब देखा और आज भारत जहां पर खड़ा हुआ है, आने वाले कुछ और वर्षों में अब क्या भारत का भविष्य होगा और किस तरह से भविष्य की तरफ नया भारत बढ़ रहा है। आज हमारी इस कड़ी में बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, महासचिव पार्टी के और साथ में राज्यसभा के सांसद अरुण सिंह जी आज हमारे साथ हैं। बहुत ही स्वागत है अरुण सिंह जी आपका हमारी इस खास पेशकश में। हमारी कोशिश है कि जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसदों से हम बात करें और इसी क्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में जो अमृत काल इस वक्त आजादी का मनाया जा रहा है, आपके लिए ये क्या मायने रखता है और 75 वर्षों में भारत को आप किस तरह से अब देख रहे हैं? देखिए, देश की आजादी के बाद वास्तव में देखा जाए तो मूलभूत समस्या जो चाहे गरीब हो, किसान हो, उनकी कोई चिंता नहीं किया, वो दूर नहीं हुआ। 2014 में देश की प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो अनेकों समस्याएं थी। देश की अधिकांश आबादी को लग ही नहीं रहा था कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है। लोग कहते थे तो समावेशी विकास, लेकिन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था, समावेशी विकास दूर दराज तक, कोसों तक नहीं दिखती थी। जब 46 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट, आज जनधन अकाउंट खुला है, इसका मतलब ऐसे लोगों का बैंक अकाउंट ही नहीं था। जब बैंक अकाउंट नहीं था तो पैसा जो है गांव के स्तर पे जब लोगों के पास जाता था तो वह डायरेक्ट नहीं जाता था, डीबीटी के माध्यम से नहीं जाता था। उसमें बहुत धांधली होती थी और राजीव गांधी कहते भी थे कि 1 रुपये बेचता हूं तो उसमें जाकर के केवल 15 पैसे लोगों को मिलता है, 85% करप्शन में चला जाता है, लीकेज हो जाता है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले उनका अकाउंट खोलने का काम किया। आज जितना पैसा भेजते हैं सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाता है। तो हर सभी देशवासी जो हैं, गरीब है, शोषित है, वंचित है, किसान है, वो भारत के विकास के साथ डायरेक्ट जुड़ गए। लोगों के पास गांव में जाके देखिए तो टॉयलेट्स नहीं बने थे। 2014 में ही देशवासियों से कहा, सरकारों से कहा कि टॉयलेट्स होने चाहिए। 11 करोड़ से ऊपर टॉयलेट बन गए। बीमारी से लोग ग्रसित होते थे, उनका इलाज नहीं होता था, ना कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, ना उनके पास पैसे लोगों के पास होते थे, कैसे इलाज कराए। आयुष्मान भारत की शुरुआत किया। 1,15,000 से अधिक वेलनेस सेंटर खुल गए देश भर में। अब देश की आजादी के बाद प्रत्येक जिले पे मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ये मोदी जी है, उन्होंने कहा सभी जिलों पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए, डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये झोला छाप जो डॉक्टर हैं उनसे दूर अपने को करना है। जन औषधि केंद्र के 9,000 जन औषधि केंद्र जो खुले, उसके माध्यम से लोगों को सस्ती दवाइयां मिलती है। जो स्टंट है, ऑपरेशंस हैं, उनकी दामों में कटौती किया गया। मोदी जी की सोच एक तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव सोच है कि अगर स्वास्थ्य के बारे में सोचना है तो बजट भी पहले 8 से 9 गुना हेल्थ का बजट भी बढ़ाया गया, आयुष्मान भारत को लागू किया गया, जन औषधि केंद्र के 9,000 से खोले गए और मेडिकल कॉलेज की भी हर जिले में स्थापना हो रही है, अधिकांश जगह हो चुकी है। आपको कल्पना होगा कि देश की आजादी के बाद कब 350 मेडिकल कॉलेज देश भर में थे, अब उनकी संख्या 900 से अधिक हो गई मेडिकल कॉलेजेस की। तो डॉक्टरों की भी संख्या डबल से ऊपर बढ़ रही है। 3 करोड़ लोग टेली कंसल्टेंसी कराए। तो आप विकास की बात तो करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पीपल वेलफेयर के लिए काम करती है, लेकिन पीपल वेलफेयर पहले दिखता ही नहीं था। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीपल वेलफेयर, गरीबों को सर्वोपरि एजेंडा पे रख करके वो काम कर रहे हैं। इसीलिए देश का गरीब, शोषित, वंचित उनके साथ खड़ा है। अरुण जी, जो आप बात कह रहे हैं बहुत अहम बात है, क्योंकि जब हम 75 वर्षों के भारत की बात कर रहे हैं,
आप बात कर रहे हैं कि अब अगर सुविधाएं मिल रही हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो पहुंचने में गरीब तक और खासकर गांव तक जो इतना समय लगा, वो क्यों लगा? किस चीज का अभाव था अब तक? हाँ, देखिए, नियत और नीति दोनों का अभाव था। जब नियत में और नीति में दोनों भी अगर यह सोच न हो कि वास्तविक में हम लोगों का कल्याण करने के लिए काम कर रहे हैं, तो यही होता है। मोदी जी के बारे में देखिए, यह मतलब सब लोग एग्री होते हैं कि यह ऐसा नेतृत्व है जो भरोसेमंद नेतृत्व है, जो कहा वो करते हैं। यह विश्वसनीय नेतृत्व है। विश्वसनीय इसलिए आप देखेंगे कि जो इतना बड़ा विश्वास है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा, देश के प्रधानमंत्री, तो लोग विश्वास करते हैं, एक साथ थाली बजाने का काम करते हैं। कर्फ्यू, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, उसको पालन करते हैं। दीपक जलाने की बात करते हैं, दीपक जलाने का काम करते हैं। तो यह विश्वसनीय नेतृत्व है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यह निर्णय लेने वाला, पहले निर्णय नहीं लेते थे। पहले की सरकारें जो होती थी, ये निर्णय तत्कालीन समस्याओं के लिए निर्णय, शॉर्ट टर्म निर्णय लेते थे, या लॉन्ग टर्म विजन के साथ निर्णय लेते हैं, जिससे वह चीजें दूर दिखती। जैसे अमृत काल है, तो 25 साल में आगे हम कहाँ पहुंचेंगे, देश किस प्रकार से भारत जो विश्व का टॉप स्थान पे पहुंचेगा, विश्व गुरु बनेगा, उस स्थान को प्राप्ति करने के लिए क्या करना है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो यह निर्णय लेने वाला नेतृत्व है। बहुत सारे निर्णय लिया। आखिर ये बताइए, जीएसटी का निर्णय, इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा टैक्स कर का निर्णय लिया ना, सर्जिकल स्ट्राइक करने लिया, ट्रिपल तलाक का निर्णय लिया, 370 धारा समाप्त करने का निर्णय लिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का निर्णय, लेबर कोड का, मतलब एक से बढ़ के बड़े निर्णय तो देश हित में है, समाज में हित में, उसको निर्णय लेने का काम किया। पहले निर्णय लेते नहीं थे। और इससे बड़ी बात एक और है कि लीडरशिप का त्यागी और तपस्वी ईमानदार नेतृत्व होना चाहिए। तो 8 साल से ऊपर सरकार के हो गए, 1 रुपए का कोई आरोप नहीं लगा, मेहनती नेतृत्व है। और यह इस प्रकार का नेतृत्व 10-20 साल में नहीं, 100 साल में एक बार नेतृत्व मिलता है, जो मोदी जी के रूप में लोगों को नेतृत्व मिला है, देश को नेतृत्व मिला है। यह लीडरशिप की कमी थी पहले के सालों में, इतना मैं कहूँगा। अरुण सिंह जी, किसी भी देश के बारे में कहा जाता है कि वहां पर एक बच्चियां और खासकर महिलाओं का जो योगदान रहता है, और खासकर वो अगर खुश महसूस कर रही हैं या वो सुखी महसूस कर रही हैं, तो देश खुश महसूस कर रहा है। आपको लगता है कि उस दिशा में जो काम किया जा रहा है, जिस तरह आपने टॉयलेट्स बनाने की बात कही, महिलाओं के अभी तक वोट को सब लोग देखते थे, लेकिन अब वाकई में क्या महिलाओं को केंद्र में रख करके भी बात की जा रही है? वास्तव में देखा जाए तो महिलाओं के लिए चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, टॉयलेट्स बने, वह मातृत्व का योजना, वह मैटरनिटी लीव को बढ़ाने का काम हुआ, वह, और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो महिला कैडेट्स, जो कैडेट्स है, उस कैडेट्स में महिला कैडेट्स का एनसीसी में, डिफेंस में उसकी करना, और सैनिक स्कूल में भी भर्ती। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। पोषण से लेकर के अगर मैं गिनाऊं तो बहुत सारे काम महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में हुआ है। और महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का संकल्प देश ने लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा चल रहा है, और इसलिए देश की महिलाएं सरकार के, मोदी जी के साथ में। जो अगर मैं एक पॉइंट कोई आपसे एक बड़ा कदम सोचूं और मानूं और जानना चाहूं आपसे, तो आपको सबसे बड़ा एक कदम क्या लग रहा है जिसको आप मानेंगे कि वो रिवॉल्यूशन की तरह से सामने आया 75 सालों में? देखिए, आगे जो स्कीम्स है, जो विजन है, जो योजना है, नए भारत के संकल्प को प्राप्ति करने के लिए ये अमृत काल में वह विजन है कि जब तक हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ोतरी नहीं करेंगे, उसमें मैसिव रिवॉल्यूशन नहीं ले आएंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धित है, काफी चीजें हो चुकी है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में जो है पीएम गति शक्ति योजना, कोई कल्पना कर सकता था? 100 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं। 1 लाख किलोमीटर से ऊपर नेशनल हाईवे बन चुके हैं, जल मार्ग बन रहे हैं, और उसका 400 वंदे भारत ट्रेन, 27 शहरों मेट्रो ट्रेन, नए नए पोर्ट्स बन रहे हैं,
जगह जगह पे जो घरेलू जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं वह बन गए हैं, 36 सदी का ऑपरेशन में हो गए। कुल मिलाकर के जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। पीएलआई जो स्कीम लिया है 14 सेक्टर में, उसके माध्यम से जबरदस्त उत्पादन में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, और जो चाइना इत्यादि जो कंट्रीज के जो माल होते थे उससे हम कंपटीशन करने लगे। कोई सोच सकता था कि खिलौना भी आज के देश से एक्सपोर्ट हो रहा है। 1700 करोड़ रुपए का खिलौना एक्सपोर्ट हुआ, 43,000 करोड़ रुपए का मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हो गया। तो यह जो इंपोर्ट होती थी वो एक्सपोर्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं, ट्राइज टेक्सटाइल पार्क, फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल पार्क, फार्मास्यूटिकल के पार्क बन रहे हैं, टॉयज के पार्क बन रहे हैं, और इस प्रकार के टेक्सटाइल पार्क भी, अलग अलग प्रकार के जो पार्क्स बन रहे हैं, उसके माध्यम से जो हमारा जो प्रोडक्ट का उत्पादन होता है वो कॉम्पिटिटिव भी रहता है, और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वोकल फॉर लोकल, स्वावलंबी भारत होना चाहिए। हमको अपने वस्तुओं पे इतना उत्पादन करना भी चाहिए, उस पर डिपेंडेंट भी रहना चाहिए अपने वस्तुओं पे, जैसे बाहर इंपोर्ट कम हो। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का खादी का एक्सपोर्ट, खादी का सेल हो रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए। कोई कल्पना कर सकता था? 268 तो मोबाइल कंपनियां इंडिया में लग गई, बनाने का काम कर रही हैं। तो जब आप कम्प्रिहेंसिव रूप में देखेंगे कि जब सब कुछ इंडिया में उत्पादन होना शुरू हो गया है, उसके माध्यम से फैक्ट्रियां भी लग रही है, और तो उसके माध्यम से हम इंपोर्टर के साथ एक्सपोर्टर के रूप में जाएंगे। और उसके लिए क्या आवश्यकता थी कि हमारा हर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो वह रेलवे से लेकर, पोर्ट से लेकर के, नेशनल हाईवे से लेकर, रोड से लेकर के हर क्षेत्र में मैसिव काम हो रहा है। और उसके माध्यम से हमें पूरा विश्वास है कि आजादी के जो अमृत काल चल रहा है उसमें भारत विश्व को लीड करेगा। दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास तक सुविधा पहुंच पाए, उसके पास तक उसकी बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो सपना जो 70 साल पहले देखा गया, वो सपना अब देखिए, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे पहले अध्यक्ष थे जनसंघ के, उन्होंने राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और उन्होंने सपना देखा था कि भारत एक रहे, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए, धारा 370 समाप्त करने का काम किया। मोदी जी के नेतृत्व में हुआ ना काम। देश की एकता और अखंडता के लिए मोदी जी ने इतने काम किए, उसको गिनाने लगूं तो बहुत सारे काम, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर के कोई मौका आता है। अभी आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा, नेशनल वॉर मेमोरियल, अनेकों ऐसे काम किया जिसमें देश को गर्व है। और हम देश को अपनी प्राचीन जो संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, उनको गौरव के रूप में स्थापित करके ही आगे हम देश की एकता अखंडता को और अच्छी तरीके से मजबूती से आगे रख सकते हैं। उसके लिए निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ। और दूसरा पार्ट है डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। उन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन देते हुए अंत्योदय के संकल्प को के साथ आगे बढ़ने के लिए देशवासियों को आह्वान किया, और अंत्योदय का सपना जो उन्होंने देखा था उसको आज देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा कर रहा है। और विभिन्न गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास जो 3 करोड़ से अधिक बन गए वह हो, चाहे शुद्ध पीने का पानी हो, नल से जल, उसके बारे में हो, अनेकों योजनाएं जो है गरीब खुशहाल हो, वह भी पूरा हो रहा है। और उन्होंने स्वावलंबी और स्वस्थ भारत की जो संकल्पना देखी थी गांधी जी से लेकर के अपना पंडित दीनदयाल जी, वो स्वावलंबी भारत और हम आत्मनिर्भर भारत की ओर पे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। और सब लोगों को दिख भी रहा है और पूरा विश्वास भी है कि यह जिस दिशा में हम आगे चल रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से अरुण सिंह जी का मानना है कि अभी तक 75 सालों में नियत और नीति की वो बात थी जो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन 8 सालों में
मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, जिस तरह की स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, उसमें नियत और नीति दोनों दिखाई देती हैं। और आने वाला और इस वक्त जो नया भारत है वो सपना अपना इसी तरह से साकार करा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में दूरदर्शन पर बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।